भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी, जिनकी इस गौरवमयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की अध्यक्ष के रूप में मेरा उनको प्रणाम। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सादर नमस्कार। साथ ही इस कार्यक्रम में डॉक्टर अमोल राय जी, जो कि इस कार्यक्रम में द्वितीय सत्र में हैं, और श्री आर के भारती जी भी जुड़े हुए हैं, और उससे पूर्व की वक्ता डॉक्टर इंदु पांडे खंडूरी मैडम, जिनको हमने नियम और योग की पृष्ठभूमि और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में उनके वक्तव्यों को, उनके भावों को और आप सबको प्रेरित करते हुए हमने सुना। बहुत अच्छा वास्तव में लगता है जब सुधांशु जी ऐसे कार्यक्रमों को आप सभी के समक्ष लाते हैं और देश भर में प्रचारित करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि योग शब्द से अभिप्राय है जुड़ना, और इस जुड़ने के माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से देश में विभिन्न जो प्रतिष्ठित साथ ही साथ विद्वत, चाहे वो प्रतिभागी हों, चाहे वह विद्यार्थी हों, चाहे वह स्कॉलर्स हों, चाहे वह शिक्षक हों, किसी न किसी रूप में जुड़ते हैं। और इसके रूप में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका में अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर सिन्हा जी के नेतृत्व में विशेष रूप से ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बैनर को पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाने के लिए सबके लिए हार्दिक धन्यवाद, बधाई। और हम मूल विषय पर आकर बात करेंगे, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है देखकर। विभिन्न विंडोज में मैं देख रहा हूँ, जो ये गूगल मीट में दिख रही है, विद्यार्थी सभी अपने एक अत्यंत उत्साह के साथ बैठे हुए हैं कक्षाओं में। एनसीसी के भी छात्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे नवनालंदा महाविहार, जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय, यहाँ के भी योग विभाग एवं दर्शन के विभाग जो है ऑनलाइन एवं लाइव के माध्यम से जुड़े हुए, क्योंकि ये इस कार्यक्रम का लगातार दो लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। सुधांशु जी इस विधा में अत्यंत अग्रगण्य हैं। साथियों, मित्रों और योग के जिज्ञासुओं, सभी को संदर्भ में जो मुख्य बात मैं लाना चाहूँगा वह है कि वास्तव में हम योग से हमें क्यों करना चाहिए, क्या मिल सकता है, क्यों हमारा इतना उत्साह और रुझान योग के प्रति होना चाहिए। जैसे कि हम भोजन करते हैं और उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि वह अच्छा हो, वह लजीज हो, वह स्वादिष्ट हो। कैसे हो सकता है? वह तभी संभव है जब उसमें एकाधिक स्वाद, अर्थात एक से अधिक स्वाद हो, अधिक से अधिक हमारे को संतुष्ट करता हो, शरीर को पुष्ट करता हो। ऐसा ही यह शब्द योग है, क्योंकि इसका अर्थ ही है योग, अर्थात जैसे आप देखेंगे कि एक डायरेक्शन से भी चीज जुड़ रही है, दूसरे डायरेक्शन से भी जुड़ रहा है, ऊपर से भी जुड़ रहा है, नीचे से भी जुड़ रहा है, सारे इस जुड़ाव में जो शब्द कॉमन है वो जोड़ है। ऐसे ही जो स्वास्थ्य शब्द है, जो हमारी अपेक्षाएं हैं प्रतिदिन की कि हम अच्छे से अपना कार्य कर पाए, हम अधिक से अधिक क्षमतावान हो पाए, हम अधिक से अधिक मानसिक रूप से भी सक्षम हो, सक्रिय हो, हमारी ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान ग्रहण करने की और ज्ञान को आगे बढ़ाने की, अर्थात नॉलेज की भी क्षमता हमारी अधिक बन सके। इन सब में जब भी हम बात करते हैं कि अधिक बन सके, तो ये अधिक कैसे होता है? दो अपने आप में अधिक कब होगा? बहुत साधारण सा प्रश्न है। दो अपने आप में अधिक चार तब होगा जब उसमें दो जोड़ा जाएगा। ये जोड़ है, यही योग है। जब आप ऐसे योग को समझने का प्रयास करते हैं तो आपका जीवन और आपकी उपलब्धि हर उन चीजों के साथ जुड़ करके बढ़ेगी, उसका वर्धन होगा, उसमें मल्टी डायमेंशनल
इफेक्ट व्यक्तित्व में, चरित्र में, जीवन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्वास्थ्य रक्षण में, सभी में उत्पन्न होगा, ऐसा योग है। और बात ये आती है कि जब हम आंख खोले रहते हैं, हम सामने देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो चेतनता है, जो हमारी सक्रियता है, यदि हम पीछे का नहीं अनुभूत करते, यदि हम साइड का नहीं अनुभूत करते, तो कुछ हमें हिट हो सकता है, हम गिर भी सकते हैं। इस समग्रता को, इस अनुभूतता को, ये कॉन्शियसनेस, ये चैतन्य, ये सक्रियता जितना हम बढ़ा सकते हैं, उतना ज्यादा हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। यही अवेयरनेस को पुनः दूसरे शब्दों में हम योग के नाम से जोड़ सकते हैं। ये सब योग की पॉजिटिव परिभाषा है। जब हम चित्त वृत्ति निरोध के रूप में महर्षि पतंजलि के द्वारा द्वितीय सूत्र में, पता है, पातंजल योग सूत्र की बात करते हैं, तो वहां कहते हैं हमें चित्त की वृत्ति हटाना है या चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। लेकिन आप यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात इस परिभाषा के साथ जो सैद्धांतिक रूप से भी योग को समझना चाहते हैं, निरोध तो तब हो सकता है जब उनको हम समझें कि वो अपेक्षित कितनी है, अनापेक्षित कितनी है। बहरहाल मैं आपका ध्यान केवल इस ओर आमंत्रित करना चाह रहा था कि इतना प्रॉमिसिंग, इतना उत्साहवर्धक और इतना वेल इनरिच्ड यह विषय, यह क्षेत्र, यह प्रयास, इसको हम योग के नाम से समझते हैं, जानते हैं। और स्वास्थ्य, स्व जिसमें लगा हुआ, अर्थात संपूर्णता से, स्व किसके पास नहीं है, हम सभी के पास स्व है, अर्थात स्वयं में हम हैं, और इसमें हम अवस्थित हों, और इस अवस्थित होने में सब कुछ हो। क्योंकि क्या आप चाहते हो कुछ छूटे? क्या आप चाहते हो कि आपका जो एफर्ट है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज आए हैं, आप चाहते हैं केवल आप सुनते रहें? आप ये भी चाहते हैं कि मुझे इसको सुनने में अच्छा लगे, आप ये भी चाहते हैं कि मैं ये जो सुन रहा हूँ उससे मुझे कुछ ऐसी प्राप्ति हो कि आगे मैं इस ज्ञान का, इस सीखने का, इस बैठने के समय का मेरा उपयोग हो और मुझे आगे सतत कुछ ना कुछ मिलता रहे। कितना अच्छा यह व्यवसाय होगा यदि ऐसी स्थिति बनती है। इसको देने वाला, इसको उत्पन्न करने वाला ऐसी बहुआयामी, ऐसा बहुसमृद्ध क्षेत्र योग है। और ये केवल बातचीत का स्तर नहीं है। मैंने आपको केवल योग इस शब्द को बताया कि जैसे हम जितनी डायरेक्शन में जुड़ेंगे, जितने डायरेक्शन में बढ़ेंगे, बढ़ना चाहते हैं, दो तभी बढ़ सकता है जब इससे दो जुड़े, दो तभी बढ़ सकता है इससे चार जुड़े, और दो तभी बढ़ सकता है जब इसके पीछे तीन जुड़े। ये 2000 भी होता है। ऐसा योग है, क्योंकि स्वास्थ्य से, स्वयं से ही सब संभव होता है। समष्टि जो है, यदि व्यष्टि है तो समष्टि है, इसको हम सब समझते हैं, जान लेते हैं, तभी ये ब्रह्मांड की भी संख्या का, ब्रह्मांड की जो स्थिति है उसको हम समझ सकते हैं। तभी ये दर्शन शास्त्र जो ये विषय है, यह संभव होता है, और इसमें ज्ञान प्राप्ति भी संभव होती है, इसमें भ्रांति निवारण भी संभव होता है। बहरहाल अधिक सैद्धांतिक न जाते हुए मैं विषय को सरल, संक्षेप, ग्राह्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा, और ऐसा भी चाहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी, हमारे जो यहाँ पर विद्वत वरेण्य हैं, वो भी कुछ, उनको भी कुछ ऐसा योग का बिंदु मिले, ऐसी सीढ़ी का ऐसा पैर रखने की स्थिति हो कि उन्हें भी लगे कि यह जो धरातल है वह अपने आप में उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, और जीवन में यह हमें संतुष्ट करने वाला, सर्वसमावेशी कुछ देने में सक्षम है, ऐसी योग की स्थिति। और मैं प्रारंभ बहुत प्रातः से ही कर सकते हैं, जब हमारा जागरण होगा। इस स्थिति को लीजिए, जैसे ही हम सुबह, रात्रि की नींद, चाहे वह साउंड स्लीप हो, चाहे वह स्वप्न निद्रा हो, जब हम जागरण की स्थिति में आते हैं, तो यदि जो साउंड स्लीप है तो आधे एक घंटे पहले ही एक हमारी जो बॉडीली मैकेनिज्म जो हमारे इंटरनल चलते रहते हैं, वो थोड़ा लाइट आते हैं, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ता है, जिससे हम जागरण की स्थिति में बॉडी आए और हम पुनः डेली एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ पाए। सुबह उठने के बाद जो प्रस्तावित है वह है, आप बिस्तर पर बैठकर प्राणायाम 4 क्षण अनुलोम विलोम करते हैं, तो इससे जिस स्थिति में हम थे, अर्थात हम एक लाइन पोजीशन पे थे, हम लेटी हुई स्थिति में थे, शरीर की रेस्टिव पोजीशन कहलाती है, फिर हम एक्टिव पोजीशन में आ रहे हैं। और जो लोगों को ब्लड प्रेशर की यदि समस्या है, और जिन लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट की यदि प्रॉब्लम है, तो वो लोग ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो हार्ट बीट्स होते हैं वो मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद होते हैं, पूरे 24 आवर्स में।
और उनका रेगुलेशन जो संस्कृति में प्रस्थापित था कि सुबह बिस्तर से उठने के उपरांत पालती मार कर यदि बैठते हैं और 5 या 6 प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम विलोम के रूप में आप करते हैं, तो आपका शरीर और मस्तिष्क का जो कॉम्बिनेशन होगा वह आपको आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो बढ़ने वाली है, चलने पर आप बढ़ेंगे, वह उसको बैलेंस करने वाली, वो उसको आगे ले जाने वाली है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको हम, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, छोटी सी चीज को हम समझ सकते हैं और जब हमें किसी भी चीज से कुछ मिलता है, हमारा विश्वास होता है, तो हम उस क्षेत्र में हमारा प्रवेश धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी जिज्ञासा बढ़ती है और यह जिज्ञासा हमें और आगे ले जाती है, हमें पुष्ट करती है। जिस सरल शब्द में मैंने योग कहा कि 2 से 2 जुड़ने पर 4 हो सकता है, ये एक ऐसा ओपनिंग का रास्ता सुबह का प्राणायाम खोलता है। दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं जो आसान और सरल है कि प्रायः हम अपने कार्यों में लगे रहते हैं और विभिन्न हमारी मानसिक स्थितियां, शारीरिक स्थितियां होती हैं। हम बैठे होते हैं, हम खड़े होते हैं, हम चल रहे होते हैं, हम दौड़ रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हम चिंतन कर रहे होते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं, हम चलते चलते मोबाइल सुनते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें है, केवल बैठना नहीं है, बैठ के हम बात कर रहे हैं, हम बैठे यहाँ है, हमारा चित्त कहीं और है, ध्यान कहीं और है, हम बैठकर खा रहे हैं, खाते खाते 2 स्थितियां, तीसरी स्थिति हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, चौथी स्थिति हम कुछ हाथ से कार्य करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये कॉम्प्लेक्स स्थिति में जो आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं वह यह है कि सारा का सारा हमारा बॉडीली एंड माइंड जो माइंड सेटअप है, उसमें श्वासों का जो रिदमिक पैटर्न है वह परिवर्तनशील होता है और यह परिवर्तन शरीर एवं मन, या जिसको हम दिमाग कहते हैं या माइंड कहते हैं, इसको रक्त संचरण करने की विभिन्न स्थितियों की आपूर्ति को यह इंटरनल बैलेंस करता है। और यह बैलेंस जब बिगड़ता है, इसको हम समझते हैं, जानते हैं, या यह सेंसिटाइजेशन के रूप में हमारे पास आता है स्ट्रेस के रूप में। जब ये बैलेंस बिगड़ता है या बैलेंस नहीं हो पाता है तो यह स्ट्रेस के रूप में हमें अनुभूत हो सकता है। स्ट्रेस का अर्थ है तनाव, अर्थात कोई चीज स्वाम्य अवस्थित नहीं है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं। ऐसे में इस सामान्यीकरण की प्रक्रिया में हमें पुनः अपने स्वास्थ्य या स्वयं के साथ जुड़ना होता है और तभी यह बैलेंस हो पाता है, इक्विलिब्रियम बन पाता है। यहाँ पर भी यदि हम योग को समझते हैं, कुछ हमने योगा अभ्यास किए हुए हैं, तो हम अपने आप को अधिक बैलेंस रख सकते हैं। स्ट्रेस लेवल के जो हार्मोन्स होते हैं उनको यदि हम सुबह से ही योग का अनुपालन करते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार की भी स्थिति कही गई है और इसमें बहुत अच्छा जो आप सबों के लिए श्लोक भी है, आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। बहरहाल खड़े होने से लेकर के एक पुनः पेट के बल लेटने तक की स्थिति, पुनः खड़े होने की स्थिति, यह हमें पुनः जीवन ऊर्जा से भरती है और साथ ही साथ दिन भर के कार्यों को आगे बढ़ाने में, उन पर हमारा स्ट्रेस लेवल के हार्मोन से लेकर एनर्जी जो हमारे की स्फूर्ति है उसको बढ़ाने में, उसको मेंटेन करने में, उसकी प्रतिपूर्ति करने में, जहां हमारा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण, जहां हमारा स्ट्रेस हो रहा है उसकी प्रतिपूर्ति करने में ऐसी स्थितियां हमें, ऐसे अभ्यास योग के हमें बैक सपोर्ट प्रदान करते हैं। बैक सपोर्ट का मतलब ये होता है जैसे कि हम बाजार जाते हैं और हमको 100 रुपए की कोई चीज लानी और हम 100 रुपए और रख लेते हैं कि हो सकता है कुछ और खर्च करना पड़े, और मान लीजिए आवश्यकता आती है तो हमें अच्छा लगता है कि हम कुछ पैसे रख कर ले आए। ऐसे ही योग के अभ्यास जो हैं बैक में रहते हुए हमें मानसिक बल, हमें शारीरिक बल, सभी प्रकार की स्थितियों बैक में हमें ये सपोर्ट करते हैं। ये तो तभी होता है ना जब हम करते हैं और उसको हम जानते हैं, तभी हम मानते हैं और तभी हमारी जिज्ञासा उस क्षेत्र में और आगे बढ़ने की होती है। योग के अभ्यास जीवन में, जिसे हम जानते हैं, निरोध या स्वास्थ्य वर्धन से लेकर के स्वास्थ्य रक्षण से लेकर के क्वालिटी लाइफ यदि आप समझते होंगे, गुणवत्ता परक जीवन,
गुण समझते हैं आप सभी, गुण से तात्पर्य होता है जिनको हम पाना चाहते हैं, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये कुछ अच्छा है, और इस अच्छे में हम सोचते हैं कि ये हमारे पास है और हमें इसको और अधिक भी लेना चाहिए और इसका प्रसारण भी हो। इन्हीं गुणों के संदर्भ में योग में जब हम देखते हैं तो त्रिगुणात्मक सिद्धांत भगवद गीता में भी है, योग में भी है, सांख्य दर्शन का आधार भी है, जहां पर तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 गुणों की बात की गई है। और मैं इन तीनों गुणों को अत्यंत केवल नाम से ही यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ, मैं विषय को क्लिष्ट नहीं बनाऊंगा। इन 3 गुणों की जो रूपरेखा है, वो जो मैंने क्वालिटी लाइफ कहा, क्वालिटी तो आप समझते होंगे ना, जैसे कि हम जाते हैं बाजार में, हम एक आइसक्रीम का टेस्ट किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया, या एक कोई मिठाई खाई और हम कहते नहीं ये सबसे अच्छा है, या घर में हमने भोजन विभिन्न प्रकार के किए और अच्छा है। तो इस जो अच्छे से बेहतर से श्रेष्ठ की ओर जो गमन है, ये गुणों में जब हम समझते हैं कि इन गुणों का तात्पर्य है कि ये हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, प्रादुर्भाव हो रहे हैं, इनको हम समझ पा रहे हैं, और ये कौन से फैक्टर हैं, क्या ये यम नियम के फैक्टर हैं, क्या ये भोजन के फैक्टर हैं, क्या ये हमारे बातचीत का फैक्टर है, क्या ये हमारे सुबह के प्रातः जल्दी उठने का फैक्टर है, योग अभ्यास करने का फैक्टर है, वो फैक्टर कौन से हैं, वो कारक कौन से हैं जो ये क्वालिटी हमारे जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप योग की विधा में आते हैं, योग के क्षेत्र में आते हैं, तो आपको ये सब विषय और क्षेत्र पढ़ने का अवसर मिलता है, जानने का अवसर मिलता है, इनके क्रियात्मक करने का अवसर मिलता है। जहां आप अपने जीवन में प्रत्येक दिन उठते हैं, आप अपने दिनों का यदि मूल्यांकन करना चाहें, एक सप्ताह भर के दिनों का, कि मेरा कौन सा दिन अच्छा रहा, और किसी दिन आपको लगेगा कि ये मेरा ज्यादा अच्छा मेरा परफॉर्मेंस था, ज्यादा अच्छी मेरी अचीवमेंट थी, ज्यादा अच्छी मेरी उपलब्धि थी, तो ये भी एक योग है, क्योंकि जुड़ा बहुत सारी मल्टीपल चीजें जुड़ी। नीतीश कुमार जी प्रेजेंटेशन बंद करिए, इसको निकालिए देते। नीतीश कुमार जी प्रेजेंटेशन बंद करिए। क्यों किया है? धन्यवाद। तो जो हमारा सप्ताह भर का जो यदि हम एक उसका हम मूल्यांकन करना चाहें, मैं केवल आपको गुणात्मकता जीवन में आए और योग के द्वारा आए उस दृष्टि से इसको उदाहरण को आपके समक्ष लाना चाह रहा था, कि जब हम मूल्यांकन करते हैं अपने कार्यों को प्रतिदिन के देखें, तो जिन जिन फैक्टर या कारक से इनमें गुणात्मकता आई है, बेहतर आए, श्रेष्ठ आए हैं, उनका यदि हम संग्रहण करें, ऐसे ही यह तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण हैं। और जब इनमें एक आरोह का क्रम होता है, सात्विकता आती है, कहने का तात्पर्य ग्राह्यशीलता आती है, ग्रहण क्षमता आती है, उच्च जो जीवन मूल्य, आदर्श, प्राप्तव्य लक्ष्य, जिनको प्राप्त करके अधिक से अधिक मानव होने के नाते आपकी संतुष्टि हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है, ऐसे सात्विक गुणों का जब वर्धन होता है, तो जो हमारे डायमेंशंस हैं अनुभव के, वह बहुआयामी होते हैं, बहुसंतुष्टि कारक होते हैं और बहु उपलब्धि कारक भी होते हैं। देखिए, पहले उपलब्धि होती है, फिर वह छूटता है। निवृत्ति तो तब होगी, पहले तो प्रवृत्ति होती है कि जीवन पहले बढ़ रहा है, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम युवा होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल 45 इयर्स तक बढ़ता जाता है, उसके बाद ह्रास का क्रम होता है, एक बैलेंस का क्रम होता है। तब तक हमें बढ़ते हुए सभी चीजों को लेना है, और तब तक हमें उनकी अपने आप वैसी वैसी चेतनाएं, वैसी वैसी वासनाएं, वैसी वैसी भावनाएं आती, ये सब हमें योग में समझने का अवसर मिलता है, जहां पर क्लेश की बात आती है, जहां विपाक की बात आती है, जहां पर क्षय की बात आती है, जहां पर क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों की बात मैडम पहले हमसे करके गई हैं। इन सब को हमें जानने समझने का अवसर मिलता है। ओवरऑल जो हमारी बात चल रही थी कि जो एक क्वालिटी लाइफ है, क्वालिटी तो तब होती है जब हम 3-4 चीजों का सेवन उनको देख चुके होते, तब हम कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव चीज है, ये बेहतर चीज है, उसका हम उपभोग भी कर चुके हैं,
ऐसा ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जिनसे हमारा योग हुआ है, हम जुड़े हैं, 2 और 2 4 हुए हैं जिनसे, और हम उठ करके ऊपर आते हैं, ऐसा योग का क्षेत्र, ऐसे योग की भावनाएं और ऐसे योग को जानने, समझने, देखने का अवसर आपको यहाँ सब मिलता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इतने अच्छे और जुझारू होकर, जिज्ञासु होकर आप, ये जो मैं क्लास में विद्यार्थियों को देख पा रहा हूँ, वो बैठे हैं। सुधांशु जी ने मुझे बताया भी कि यहाँ पर योग का आपने विशेष प्रयास करके केंद्र को आरंभ भी किया। मैं आह्वान करता हूं आप सभी का कि आप एक ऐसे पथ पर हैं जो आपको निश्चित रूप से निश्चित श्रेय, या तो अभ्युदय, निश्चित श्रेयस पर धर्म की बात की गई हो, धर्म से तात्पर्य उस क्वालिटी जी मूल्यों को धारण करना जिससे हम उत्कृष्ट हो पाए। और ऐसी सभी चीजों के साथ जब हम जुड़ेंगे तो हमारा योग होगा, हम आगे बढ़ेंगे। हम इसको आसन के रूप में करें, स्थिर सुखम आसन, जो आसन की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है, या जिसको प्रत्याहार की बात आ रही थी कि नियम और प्रत्याहार एक है, जहां पर हम अपनी इंद्रियों का आहरण किसी एक केंद्र पर करना चाहते हैं, चाहे वह हमारा चाहे भ्रूमध्य हो, चाहे वो नसिकाग्र हो, चाहे वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हो, जो हम योग की विधि पर आ जाते हैं, उस रूप में करें। यही क्वालिटी बिंदु, जिन जिन बिंदुओं को हम देखेंगे, उनके प्रति अवेयर होंगे, जागरूक होंगे और उनको प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा सबके साथ योग होता जाएगा। आपका जीवन योगमय होगा, आपका जीवन क्वालिटेटिव होगा, आपका स्वयं में अवस्थित होंगे, स्वास्थ्य आपके पास होगा, और निश्चित रूप से इन सब प्रयासों में आपकी क्षमता, पोटेंशियलिटी बढ़नी ही है, क्योंकि यदि ये बढ़ेगी नहीं तो योग नहीं होगा। 2 से 2 4 तभी होगा जब क्षमता बढ़ेगी। जब आपके पास कुछ आएगा तो निश्चित रूप से आप सबका योग के इस बहुआयामी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। ये तो हमारे ऊपर है। मैं हर एक अपने कार्यक्रम में कहता हूं कि जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, वह कहीं नहीं जाता है। जो मार्ग पर खड़ा होता है वह आगे जाता है, और मंजिल भी कोई नहीं होती है। जहां हम संतुष्ट होते हैं वो हमारी मंजिल होती है, और जहां हम असंतुष्ट होते हैं वहां हमारे पास अनेक दिशाएं होती हैं आगे बढ़ने के लिए। योग के क्षेत्र में विभिन्न दिशाएं, क्षमताएं और अपनी ऊर्जा शक्ति के जागरण के माध्यम से अपने स्वास्थ्य और अपनी क्षमता को बढ़ाना और अपनी प्रतिभा को निखारना, विशेष रूप से विद्यार्थियों के रूप में, ये सभी उपलब्ध हैं। आप सभी ने मुझे सुना, और जो 30 मिनट का समय है वह पूरा हो रहा है। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए, विशेष रूप से आयोजकों को, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को कि वह ऐसे कार्यक्रम को सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है, माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी को, और जो ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुशील दुबे सर, मेरे बड़े भाई, जिनका हमें निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा है। जब मैं शोध छात्र था तब से ही आपसे मुझे हमेशा प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिलता रहा है, और आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। योग के क्षेत्र में आपको महारत हासिल है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर, हमने जो ये शुरू किया है यहाँ पर योग की कक्षा, सेहत केंद्र को लेकर, योग और सेहत को लेकर जो कार्यक्रम की श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उसमें भी आपका मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को मिले, ऐसी हमें आशा है। और मैं आप सभी श्रोताओं को यह बताना चाहता हूँ कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में पीजी डिप्लोमा इन योग पाठ्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। उसके लिए माननीय कुलपति महोदय ने जो एक समिति का गठन किया है, उस समिति के भी माननीय सदस्य हैं प्रोफेसर सुशील दुबे सर, इसलिए मैं उस रूप में भी आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर को, जो हमारे देश के जाने माने दार्शनिक हैं, और यह कार्यक्रम उन्हीं के
मार्गदर्शन में, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के संरक्षण में और उन्हीं के आशीर्वाद से आयोजित हो रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले यह चाहूँगा हमारे सभी विद्यार्थी एक बार जोरदार तालियों से रमेश चंद्र सिन्हा सर का स्वागत करेंगे। सर, आपके आशीर्वाद से मधेपुरा जैसे सुदूर इलाके में भी आज के लिए एक छोटे से महाविद्यालय का या छोटे से विश्वविद्यालय का चयन होना यह कोई योग्यता की बात नहीं है, बल्कि यह कृपा की ही बात है। जैसा कि योग दर्शन में हम लोग ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं कि जब योगी लाख प्रयत्न कर लेता है, असली सफलता तभी मिलती है जब उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम लाख प्रयत्न करते, हम लाख प्रोजेक्ट बनाकर भेजते, अगर उसे प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा का आशीर्वाद नहीं मिलता तो आज यह विजय मंडल विश्वविद्यालय में यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाता। इसलिए सर, हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपको सम्मान आमंत्रित करते हैं आप आए और मेरे सभी बच्चों का और तमाम प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन दें। प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर, और मैं पुनः विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि ताली बजाना एक योग भी है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से पुनः रमेश चंद्र सिन्हा सर का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना नमस्कार निवेदित करना चाहूँगा। वस्तुतः कल ही मैं शाम को आ गया। आने का कारण था कि शायद दिल्ली में रह के मैं आपके आयोजन में इतने मनोयोग से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि दफ्तर में बैठ के कोई अकादमिक कार्यक्रम करने में बीच में आ जाता है। अब बहुत सारे इधर उधर के मित्रगण हैं, वो भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके कार्यक्रम के लिए मैं शाम को आना था 2-3 दिन के बाद, लेकिन पहले ही मैं चला आया। इसके पीछे सुधांशु का आग्रह और आग्रह का महत्व होता है, इसलिए मैं सुधांशु को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे अनाड़ी आदमी को योग के में अभिरुचि जागृत करने वालों में एक नाम सुधांशु का भी है, क्योंकि कई कार्यक्रम इन्होंने कराया है। आवासीय पटल पर हमारे डॉक्टर इंदु खंडूरी जी का आख्यान मैंने सुना। उनका भी क्षेत्र योग दर्शन रहा है और है। मान्य श्री प्रोफेसर सुशील दुबे जी का भी आख्यान हमने सुना, और हमारे साथ एक कमजोरी रही है कि जो भी किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है, अगर उसकी विशिष्टता होती है तो उसको एक्नॉलेज करना। चिट्ठी भी एक्नॉलेज करते हैं और कार्यों को भी एक्नॉलेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पत्र आप लिखिए तो हम एक्नॉलेज ना करें, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक्सेल करे किसी क्षेत्र में तो उसको पूर्ण रूप से उसकी मान्यता भी मिलनी चाहिए। और सुशील दुबे को योग के क्षेत्र में मान्यता मिली है, और इसके लिए मैं मधेपुरा के वाइस चांसलर, जिन्होंने उनको बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंतर्गत रखा है, तो मान्यवर वाइस चांसलर साहब, प्रतिकुलपति
अब आवासीय पटल पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन हमारे बहुत नजदीक हैं डॉक्टर आभास सिंह और अन्य मित्रगण जो आवासीय पटल पर हैं और जो नहीं भी हैं। सबको नमस्कार निवेदित करते हुए प्रणाम प्रणाम। अब मैंने जो कुछ सुना और कुछ समझा, बहुत ज्यादा तो समझ में बात नहीं आती है। जब मैं तो हमारे शिक्षक ने और निश्चित ही दार्शनिक अभिरुचि रही है और इस प्रश्न को ये प्रश्न शुरू से अचंभित में करता रहा और कहीं न कहीं से जाने अनजाने ये बात बैठ भी गई, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन का एक ही पत्र था, एक ही 8 उस समय 8 पत्र होते थे, उसमें एक इंडियन फिलॉसफी। तो ये मैं आरंभिक दिनों की बात करना चाहूँगा, इसलिए योग पर जब भी योग पर बात आती थी, पढ़ने की बात आती थी, तो क्वेश्चन आंसर के सिवा मैंने योग को बहुत कुछ नहीं पढ़ा। बाद में पतंजल योग को ठीक से पढ़ा और अभिरुचि भी धीरे धीरे जागृत। लेकिन अभी जो चर्चाएं होती हैं अक्सर दार्शनिक पक्ष इसका गौण रहता है, सैद्धांतिक पक्ष गौण रहता है, व्यवहारिक पक्ष उभर कर आता है। और यूनिवर्सिटी में चाहे कॉलेज में जो योग की पढ़ाई होती है तो व्यवहारिक पक्ष भी है और सैद्धांतिक पक्ष भी है, ये एक अच्छी बात है। और फिलोसोफाइज वही कर सकता है जो दर्शन शास्त्र अक्सर मैं कहता हूँ कि फिलोसोफाइजिंग इज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, और निश्चित ही पतंजल योग सूत्र में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, जैसे कॉन्सेप्ट्स उभर कर आए, लोक कल्याण, वेलबींग, ये वेलबींग का मैं अपनी सीमाओं को, अपनी बातों को बिल्कुल I make a confession and I raise a question also। तो ये कन्फेशन और क्वेश्चन के साथ
ये मेरा कहना है कि शिक्षकों की, आज के शिक्षकों का एक कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थियों को सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, योग का दोनों पक्ष को उजागर करें। और विशेषकर जैसे योग के अन्य पहलू भी हैं, जैसे उपनिषद में हम मंत्र योग की बात करते हैं। अब अक्सर हम लोग आसन प्राणायाम की बात करते हैं, लेकिन इस मंत्र योग जो हमारे वेद में मंत्र योग की बात है, उपनिषद में बतलाया गया है, तो महत्वपूर्ण योग है। तो ऐसे जो उपेक्षित पहलू हैं योग में, जब भी बात करते हैं तो महर्षि पतंजल की बात करते हैं, और निश्चित कि मैं भी करता रहा हूँ। लेकिन आज चूंकि ये सुधांशु जी ने अपने यहाँ योग आरंभ करने की बात की, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हठ योग, मंत्र योग और राजयोग, और इसके अतिरिक्त क्रिया योग। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, विद्यार्थी शिक्षक जानते हैं कि क्रिया योग से हम क्या समझते हैं, और क्रिया योग को कैसे हम विद्यार्थियों को, क्योंकि आज का वार्ता के अंतर्गत ऐसे पहलू जो बहुत चर्चित नहीं होते हैं, उन पहलुओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। तो योग उपनिषद में जो योग की चर्चा है, तो उपनिषद तो दार्शनिक दर्शन साथियों के लिए एक मूल ग्रंथ है, क्योंकि प्रस्थान त्रयी की बात अगर हम करते हैं तो उपनिषद की बात करनी, उपनिषद तो आधार बिंदु है। तो उपनिषद में जो योग की अवधारणा और इन जो उपेक्षित मात्र महर्षि पतंजल को के योग सूत्र को ध्यान में रखकर हम बात नहीं कर रहे हैं। आज कई बार बात हमने, चूंकि पतंजल योग सूत्र पढ़ने का मौका मिला इन दिनों में, तो एक तो ये है कि दर्शन कहाँ पर है योग सूत्र में या योग में, ये विद्यार्थियों को हमारे शिक्षक को बताना होगा कि योग से वो समझते हैं कि वो हाथ ऊपर नीचे, वो श्वास, दम मारना, दम छोड़ना, और निश्चित ही जो कच्चे दिमाग जब रहते हैं, जब मैं भी विद्यार्थी था, तो अगर एक बार ये मन में बैठ गया कि योग का मतलब है कि हाथ को ऊपर करना, नीचे करना, पलथी मार के बैठ जाना और श्वास को ऊपर नीचे करना, तो इसमें दर्शन कहाँ है? तो इस मिथ को सुधांशु जी जैसे शिक्षक जो व्यवहारिक पक्ष को जानते हैं, या सुशील दुबे जैसे अध्येता, इन लोगों को विद्यार्थियों के बीच में इस मिथ को तोड़ना होगा कि योग मात्र आसन प्राणायाम नहीं है। हाँ, अब ईश्वर निधान की बात सुधांशु ने की, तो निश्चित ही यह एक दार्शनिक परिकल्पना है। योग में जो योग का अर्थ यूनियन की बात आती है, तो सांख्य योग को हम क्लब करके देखते हैं, सांख्य और योग साथ। सांख्य में प्रकृति और पुरुष
की चर्चा है। लेकिन योग में, महर्षि पतंजलि योग में भी ईश्वर प्रणिधान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। और दर्शन भी है, क्योंकि दर्शन शास्त्री तो ईश्वर, भारतीय दर्शन शास्त्री तो ईश्वर में आस्था के साथ ही बढ़ते हैं। तो ये तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे लोक कल्याण, अब लोक कल्याण का मतलब अर्थ सिर्फ शारीरिक पुष्टि, शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हम तो यहाँ तक उपनिषद में भी है, उपनिषद के बैकग्राउंड में ही अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उपनिषद में भी ये है कि उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय दर्शन का सारांश कहें। अगर उपनिषद पढ़ लेते हैं तो भारतीय दर्शन और संस्कृति आप समझ लेते हैं। और वहाँ पर भी अब भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में मायावाद की चर्चा नहीं है। जहाँ तक मुझे, शंकराचार्य ने जरूर अपने दर्शन को, अद्वैत दर्शन को लॉजिकल बनाने के लिए वो मायावाद की अवधारणा प्रस्तुत की। लेकिन उपनिषद यहाँ मैटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म दोनों का रिकंसिलिएशन उपनिषद में है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कुछ जो प्रचलित मिथ है योग दर्शन के बारे में, उन मिथ को भी आपको जरूर तोड़ना होगा कि योग का अर्थ, योग में दर्शन के महत्वपूर्ण तत्व छिपे हैं, उसको रेखांकित करना पड़ेगा। अगर आप योग क्लासेस करते हैं तो व्यवहारिक करें, क्योंकि फिलॉसफी को व्यवहारिक होना चाहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम व्यवहार पर इतना जोर दें कि जो हमारी मूल प्रवृत्ति है दर्शन की, सैद्धांतिक विश्लेषण और सैद्धांतिक स्पष्टता, क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, उस मूल बिंदु को न छोड़ें, बल्कि हम दर्शन का व्यवहारिक पक्ष पर जो योग में पाया जाता है उस पर हाईलाइट करें। लेकिन सैद्धांतिक रूप से भी जो दर्शन शास्त्री का कार्य होना चाहिए उसको भी हमें संपादित करना हमारा कर्तव्य बनता है। और विशेषकर ऐसे लोग जो दर्शन में पारंगत हैं और योग में भी जिनकी अभिरुचि है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थियों को बताएं। और जब भी हम भी बात करते रहे, आज पता नहीं कैसे उपनिषद के परिप्रेक्ष्य में योग दर्शन की चर्चा करने का ऐसे विचार उत्पन्न हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मानव कल्याण योग के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी को तो किसी भी जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे, योग हमारा अवदान रहा है ऋषियों का, लेकिन ये इंटरनेशनल योगा डे, ये अवदान हमारे प्रधानमंत्री का है कि जो पूरे विश्व में आज योग जो एक तरह से परिप्रेक्ष्य में चला गया था, उसको उन्होंने बैक सीट से फ्रंट सीट में लाया। अब अंग्रेजी अगर अभिव्यक्ति में जरूरत पड़ती है तो मैं कोई वर्जनाओं से मुक्त है, जरूरत पड़ती है तो हिंदी, अंग्रेजी, इंडियन एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, जहाँ जैसे भी
विचार को जो समृद्ध करे। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का ये तो अवदान महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि महर्षि ऋषि और महर्षि भारतीय दर्शन को प्रतिपादित किए हैं, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज व्यवहारिक रूप देने का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। और संयोग से कई विश्वविद्यालयों में अभी तो कम से कम 75 विश्वविद्यालयों में योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए ICPR में अभी हम लोगों ने इसको अनुशंसित किया। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था और एक ही दिन पहले मनाया जाएगा। और उसमें क्या डिफिकल्टी थी कि जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे मना उसके बाद योग पर चर्चाएं बंद। हमने इसको थोड़ा व्यापक बनाया ताकि इंटरनेशनल योगा डे ये ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोरोना के कारण भी इसको ओपन कर दिया कि अगर चाहें कोई डिपार्टमेंट चाहता है तो किसी समय साल भर के अंदर वो बना सकता है। और ये प्रिंसिपल इस बार भी हम लोगों ने अपनाया है, क्योंकि एक ही दिन में सभी जगह इंटरनेशनल योगा डे मन गया 1 घंटे में और सब चर्चाएं समाप्त हो जाएगी, तो वो तीक्ष्णता नहीं आती और दार्शनिक उत्प्रेरित भी नहीं होते हैं। तो मैं सुधांशु जी को और मधेपुरा के कर्मठ अध्यापक और छात्र को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए और अपनी बात को यही समाप्त करना चाहता हूँ। बातें तो अनेक हैं, लेकिन समय की सीमा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। सुधांशु जी को हैंडेड ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास अभी संसाधनों की कमी है और अभी हमारे विद्यार्थी भी ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है। कोई माइक ऑन कर दे रहा है तो कोई मोबाइल म्यूट से अनम्यूट, कोई म्यूट कर दे रहा है, इसलिए कुछ तकनीकी दिक्कतें हो रही हैं और अभी मुझे बाहर आकर के आपको संबोधित करना पड़ रहा है। तो इन तमाम कमियों के लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि ICPR के कार्यक्रमों में मैं जुड़ता रहा हूं और इतनी अधिक तकनीकी उत्कृष्टता के साथ आप कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, तो मुझे एक तरह से अपने आप में एक ग्लानि भी हो रही है। उतनी उत्कृष्टता से मैं यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन मैं आपके स्वभाव को जानता हूं कि आप उसके लिए बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कहा गया है कि गिरधर मुरलीधर कहे, और वो कोई भी उनके अंदर में कोई भी गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है। आप उन्हें गिरधर कहो कि मुरलीधर कहो, तो अमेरिका जैसे शहर में भी आप उसी सहजता के साथ उपलब्ध होते हैं और मधेपुरा जैसे सुदूर देहात में भी आप उसी तरह उपलब्ध होते हैं। यह आपकी कृपा है, यह आपका स्वभाव है और यही सच्चा योग है, सहज योग यही है सर। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं अनाड़ी हूं, लेकिन वास्तव में आप सहज योगी हैं। इसलिए मैं सहज योगी के रूप में आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आपके आदेश से हम आगे के कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे अभी मधेपुरा से भी 2 वक्ता हैं सर, और हमने थोड़ा एक योगाभ्यास, योग ओरिएंटेशन का भी प्रोग्राम रखा है। हमारे एक योग प्रशिक्षक महोदय भी आए हुए हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को योग के बारे में और आयुर्वेद पर भी उनकी अच्छी जानकारी है सर, तो आयुर्वेद के बारे में भी वो जानकारी देंगे। और साथ ही साथ सर आज बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम है सर, आपके आदेश से आज हमने एक स्वच्छता अभियान भी रखा है सर, क्योंकि योग का एक महत्वपूर्ण अंग है शुचिता, आंतरिक शुचिता भी और बाह्य शुचिता भी। तो हम उसके बाद सर स्वच्छता अभियान भी करेंगे।
लेकिन या मैं आप जितना सर देर उपलब्ध रहेंगे वो हमारे लिए कृपा होगी। अगर सर आपको लगेगा कार्यक्रम ज्यादा देर चल रहा है तो आप जो है सर अपना अन्य कार्य भी कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने अभिभावक जिन्होंने मधेपुरा में योग का अलख जगाया और पहली बार बाबा स्वामी रामदेव को मधेपुरा की धरती पर लाया था और पतंजलि के तमाम कार्यक्रमों को उन्होंने आयोजित किया था पहली बार मधेपुरा की धरती पर। हमारे विश्वविद्यालय में सीसीडीसी के पद पर रह चुके हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक के पद पर रह चुके हैं और मैथिली एवं हिंदी के देश के जाने माने विद्वान हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी काफी बड़े नाम हैं। डॉक्टर अमोल राय सर, मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करना चाहता हूं कि सर आए और हम सबों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अमोल राय। सर आपका वॉल्यूम म्यूट है सर, माइक। नमस्कार। जी जी आवाज आ रही है? जी जी सर। भारतीय दार्शनिक आयोजित यह कार्यक्रम में अनुपस्थित देश के जाने माने विद्वान आरसी सिन्हा साहब, प्रोफेसर दुबे जी, हिंदू जी, जवाहर पासवान जी, महाविद्यालय के प्राचार्य, साथ ही आयोजकर्ता आदरणीय सुधांशु शेखर जी, गुड्डू जी एवं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े बड़े विद्वानों ने योग पर और योग दर्शन पर हम सबों को प्रेरक प्रसंग दी। निश्चित रूप से हम लोग लाभान्वित होंगे। मित्रों, रमेश बाबू ने कहा कि यह जो दार्शनिक पक्ष है और इसके जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक, निश्चित रूप से आज जो सुधांशु जी ने एक बीड़ा उठाया है योग के माध्यम से, इसके सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष दोनों को लेकर चला है। यह समाज के उन खास करके जिन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, या हमारे छात्र हों या अन्य और कोई जिज्ञासु व्यक्ति हों, यह बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हो रहा है। निश्चित रूप से यह दार्शनिक पक्ष जो है योग के तमाम, चाहे वो हठ योग हो, लय योग हो, राजयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, धर्म योग हो, जप योग हो या अष्टांग योग हो, सबों में यह लक्षित होता है। हम इसे पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना, हमारी चेतना की जागृति हो तो हमें दर्शन हर जगह मिलता है। मित्रों, खास करके योग के जो अंग है अष्टांग अंग, उस पर चर्चा होती रही और बहुत ही लाभप्रद है। सामान्यतया इसे ही लोग अभी आत्मसात कर रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर। अभी अभी रमेश बाबू ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, इन्होंने इसे विश्व स्तर पर स्थापित किया। निश्चित रूप से उनकी अहम भूमिका रही और
आज हम सभी जो विद्वत जन इसको अपने विश्वविद्यालय स्तर पर अपने छात्रों के बीच जो चेतन के रूप में हम उन्हें आकर्षित करके उनमें जो एक जागृति पैदा कर रहे हैं, यह भी कम बात नहीं। मित्रों, पूर्व वक्ता ने कहा कि इसके मूल में जब हम जाते हैं, चाहे पतंजलि का योग हो, तो हमें यही मिलता है कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध होना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे बिल्कुल सहज और सरलता में देखिए कि एक पोखर का पानी अस्थिर है और उस काल में जब आप देखेंगे तो आपकी तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन एक कंकर उसमें यदि आप डाल दोगे, फेंकोगे, तो उसमें तरंग पैदा होती है और तस्वीर जो है वह विलोपित हो जाता है। ठीक उसी तरह से योग जो है, चित्त की वृत्ति जो है, चंचलता जो है, उसको स्थिर करना ही योग है। और जब चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा तस्वीर जो है हमें दिखाई देगा। यही है योग, यही है योग, यानी जोर, वो शरीर का हो, मन का हो, आत्मा का हो। पूर्व वक्ता ने कहा, मैडम इंदु जी ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन तमाम बातों पर उन्होंने व्याख्यान दी, बहुत अच्छा रहा। तो मेरे बच्चों, मेरा खास करके यह आप सबों से निवेदन है, योग जो है, योग सिर्फ जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जंप करना, हाथ को फैलाना या आसन कर लेना या सांस प्रश्वास लेना ही सिर्फ नहीं है, उसको जीवन में जो 8 अंग है उसको उतारने से हमें वो दार्शनिक भाव पैदा होता है, जिस भाव के माध्यम से हम परम की प्राप्ति करते हैं। तो इसके प्रति हमें सजग होना होगा, संवेदनशील होना होगा बच्चे, चूंकि योग ही मानसिक शक्ति का विकास करता है, योग ही तमाम तनाव से मुक्ति देता है, योग के माध्यम ही हमारी जीवन शैली, जीवन की पद्धति जो है वह बनती है, सुदृढ़ होती है और हमारा हमें मानसिक शांति भी प्राप्ति होती है, शारीरिक क्षमता में विकास होता है, शारीरिक रोगों से दूर हम होते हैं, रचनात्मक भाव का विकास होता है, मदिरा पान हो या अन्य द्रव्य पान वह हमसे दूर हो जाता है, मनुष्य का जो दिव्य रूपांतर होना होता है वह भी हमें योग के माध्यम से ही होता है। मित्रों, समय कम है, पहले ही सुधांशु जी ने कह दिया है कि थोड़ा सा बच्चे को पे और क्लास करनी है, तो खैर हम तो स्थानीय हैं, सुधांशु जी जब कभी भी कहते हैं, मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है। और मैं तमाम दर्शक को बता दूं कि 2006 में योग और खास करके पतंजलि योग पीठ की स्थापना जो मधेपुरा में हुई वह बीएन मंडल विश्वविद्यालय में ही, और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में तत्कालीन वाइस चांसलर के हसन की अध्यक्षता में स्थापित हुई, जो आज तक अनवरत है। मैं तमाम आयोजक मंडल के सभी साथी और खास करके सुधांशु शेखर जी को और दुदू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो आपने
चेतना या दर्शन के माध्यम से बच्चों के बीच में जागृत कर रहे हैं, उनके लिए पुनः पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में हम नियमित रूप से यहाँ योग कक्षाओं का संचालन करेंगे और हमारे बच्चों को आपके अनुभवों का लाभ मिलेगा। अब मैं अपने योग बच्चों के योग गुरु जो पिछले करीब 6-7 दिनों से लगातार हम लोगों को योग की कक्षा देते आ रहे हैं और पतंजलि योग समिति मधेपुरा के अध्यक्ष हैं श्री राकेश कुमार भारती जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा सर आप संक्षेप में हम बच्चों को संबोधित करें और साथ ही अब हम कुछ देर बाद आपका योगाभ्यास भी करवाएंगे। उसके पहले जवाहर भैया को धन्यवाद ज्ञापन देंगे इस सत्र के लिए, फिर हमारा योगाभ्यास का सत्र होगा और उसके बाद हम लोग स्वच्छता अभियान ज्ञाता भी हैं और बहुत जुझारू हैं और योग के प्रति इनका बहुत बड़ा देखते हैं कि दिलचस्पी के है, लगाव भी है। योग को ऊपर उठाने का काम ये कर भी रहे हैं। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ योग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्व वक्ता भी बहुत सारी योग के का व्याख्यान कर चुके हैं कि योग क्या है, उसके कितने अंग हैं, 8 अंग हैं, इन पर भी चर्चाएं हो चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी प्रक्रिया जो है 2014 में ही चली और फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाए 21 जून 2015 को। ये सबों को याद रखनी है। उस दिन हमारा ऐतिहासिक दिन होगा कि इस भारत के पहल पर 200 देशों ने अपनी मान्यता दे दी और सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब हम लोग मनाए तो वह था 21 जून 2015। तो यह भी हम लोगों को याद रखनी है। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस धराधाम पर जो आए हैं तो कितने कितने जन्मों के बाद इस मनुष्य तन में हम आए हैं, ज्ञान लेकर के आए। जितने भी जीव जंतु हैं वह ज्ञान का अभाव है। एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ज्ञानी, और मनुष्य इस योग के माध्यम से वह समाधि को भी प्राप्त कर सकता है। योग का एक दूसरा नाम समाधि भी, योगः समाधि। और योग के 8 अंग में भी आता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। अंत में समाधि। तो समाधि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा। तो हम लोग बड़े बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो इसमें बहुत सारे पतंजलि योग दर्शन के रचयिता हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग पर पुस्तकें लिखी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और योग आज से नहीं, ये प्राचीन काल से आते आ रहा है। और कितना प्राचीन है तो ग्रंथों में दिया है, वेद शास्त्रों में, कि हिरण्यगर्भ इसके प्रवक्ता, यानी जब से सृष्टि होना शुरू हुई है
सबसे योग, और आज हम लोग इससे विमुख हो गए। और अब यहाँ सुधांशु शेखर जी जैसे अगर जुझारू कुछ हो जाए तो इस मधेपुरा में योग का अलग बहुत जल्द ही विस्तार हो जाएगा, योग सब में निहित हो जाएगा। तो आज योग के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि योग आपको सभी विभागों में जरूरी है। योग आप व्यवसाय करने जाएं तो योग, पढ़ने जाएं तो वहां भी योग। बिना योग की आपकी पढ़ाई नहीं होगी, बिना योग का ज्ञान नहीं होगा, बिना योग का व्यवसाय नहीं होगा। योग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पहला ही सूत्र है योग दर्शन में, अथ योग अनुशासनम। योग शुरू होता है अनुशासन से। जब योग शुरू ही होता है, योग के शास्त्र को प्रारंभ करना पहला ही सूत्र है, अथ योग अनुशासनम। किसी भी कार्य को हम अनुशासन रूप से नहीं करेंगे तो उसमें हम लोग विफल हो जाएंगे। तो योग है ही अनुशासन। और योग चित्त वृत्ति निरोधक, इस पर बहुत सारे, तो आप सभी इतने जो प्रमुखता भाषण दे रहे थे, तो इसमें वृत्तियां की चर्चा आई है। सभी वक्ता लोग वृत्तियां कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं? वृत्तियां नहीं जानते। वृत्ति हमारे अंदर जो दोष है, किस चीज का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी हमारी वृत्तियां हैं। और ये आदि कहां से है? हमारे अंदर जो तरंग उठता है, मन में एक तरंग उठती है, वो तरंग कौन सा है? रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये सब तरंगे हैं। आंख से जितनी भी देखते हैं तो वो हम दिखाई देता है तो रूप किसी का, ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये सारा चीज। अगर अच्छा चीज है तो उससे भी वृत्तियां होगी, और ये मेरा होगा, क्या हो गया वहां? लोभ आ गया। तो इस तरह से वृत्तियां पैदा होती हैं। लोभ, क्रोध, मोह, ये सभी वृत्तियां पैदा होती हैं। तो वह वृत्तियों को निरुद्ध कर देना, हटा देना, कहां से हटेगा? इस योग के माध्यम से हटेगा। यही सभी वृत्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण में कृष्ण जी गीता में लिखते हैं, समत्वम योग उच्यते, सभी चीजों में समभाव रखने का नाम ही योग है। सुख हो, दुख हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो चाहे हानि हो, सब में हम समान रहेंगे तो वही योगी कहलाएगा। सब योगी नहीं हो पाएगा। तो सम योग, समत्वम योग उच्यते। तो योग में हम लोग समभाव रखते हैं, और योग जैसे हम आएंगे योग में तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। और योग, मन अगर स्वस्थ है तो आप सारे काम करेंगे, शारीरिक आपका स्वस्थ रहेगा, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। तो इसमें आप कैसे स्वस्थ रहेंगे इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। योग से आप स्वस्थ भी रहेंगे, सारे विकास आपके होंगे। आज इस योग को अपना मूल बना लिया कौन? स्वामी रामदेव जी महाराज।
ये योग को अपना मूल बना लिए। उनका जब नींद खुलता है तो योग से ही प्रारंभ होता है। 5 बजे से उनका योग प्रारंभ हो जाता है, लाइन चलना शुरू हो जाता है। आप लोग भी आस्था चैनल पर देखेंगे 5 बजे सुबह से। तो योग उनका मूल है। आज सारे विश्व में अपना नाम किए, न उसके जैसा व्यवसाय के क्षेत्र में जाइए तो उनके जैसा कोई नंबर 1 है। ज्ञान के क्षेत्र में जाइए उनके जैसा कोई। सारे विभागों में, योग में भी सारे क्षेत्रों में नंबर 1 पे आ रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी नंबर 1 पे आ रहे हैं। कोरोना की जब महामारी चली थी तो वहां 23 जून को लॉन्च किया था कोरोना, जिसमें कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में सारे आए। तो वह भी वहां लॉन्च कर दिया। बहुत सारे डॉक्टर उनके अंदर है। तो ऐसे ऐसे योग को मूल रखे आज भारत के नंबर 1 शिखर पर हैं। और कितने पढ़ाई किए? मात्र 9वां पास। 9th क्लास में ही वो अपने घर को छोड़ करके गुरुकुलम को गए थे और गुरुकुलम से पढ़ाई करके आज इतने बहुत सारे भाषाओं की जानकारी, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बहुत सारी भाषाओं की जानकारी। बहुत बड़े बड़े विद्वान भी उनके पास आते हैं ज्ञान हासिल करने के लिए। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं उनसे परामर्श लेने के लिए। तो हम भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो एक शेखर जी का है कि एक कोई भजन हो जाए अच्छा सा। जी जी तो सुनेंगे। और ये भजन स्वामी रामदेव जी महाराज को भी बहुत अच्छा लगे। कभी भी वो गुनगुनाने लगते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। साथ में गाइएगा सबको। शरण में आके मैं धन्य हो गया। साथ में गवाइए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मोहतातों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मोहतातों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। एक आप मिल गए तो एक
हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मुरझा गए फूल मगर आस है अभी, मुरझा गए फूल मगर आस है अभी, लेके आपका सहारा, लेके आपका सहारा, साधन मिल गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न भूल प्रभु, चरणों से करना कभी न भूल प्रभु, चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बाबू। हम थोड़ी देर के लिए योगाभ्यास भी आपके कभी करेंगे, और योग का जो सैद्धांतिक पक्ष है वह भी हम निश्चित रूप से आपसे सीखेंगे। आपके अंदर जो उत्कंठा है हमारे बच्चों को उसको बताने की हम निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे, और मेरे बच्चों के लिए वो लाभदायक भी होगा। लेकिन अभी ये ओरिएंटेशन, ये अभी हम उसको उन्मुख कर रहे हैं योग की ओर। अभी ये योग की ओर आए तब तो हम लोग योग सूत्र की समझ पाएंगे और उसमें रुचि लेंगे। पहले ही योग के सूत्र दे देंगे सब भाग जाएगा। तो इसलिए आपके प्रति हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपके बहुत ही सार्वजनिक व्याख्यान, जो मुझे भी जिससे बहुत सारी जानकारी मिल रही थी, जबकि मैं फिलोसफी से स्नातकोत्तर हूँ, पीएचडी हूँ, और योग मेरा स्पेशल पेपर भी रहा है। इसके बावजूद मैं यह स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं, आपके चंद मिनटों के व्याख्यान से मुझे कई नई बातें सीखने को मिली है। लेकिन चूंकि अभी तो हमारे बच्चे जो हैं कुछ स्नातक के छात्र हैं, कुछ स्नातकोत्तर के छात्र हैं, और मैं इस ऑनलाइन बटन पर भी यह बताना चाहता हूँ मैक्सिमम गैर दर्शनेतर छात्र हैं। दर्शन के छात्र बहुत कम है या नहीं के बराबर है। कोई मैथमेटिक्स है, कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है, कोई बायोलॉजी है। तो इन लोगों को अगर हमें योग की ओर ले जाना है, वो आएंगे संगीत के माध्यम से, छोटे छोटे साधारण योगाभ्यास के माध्यम से आएंगे। अगर इनको हम एक ही बार में योग के जटिल सूत्र समझाने लगेंगे या हठयोग करने लगेंगे, तो कि हमारे साथ तो यह योग से बहुत दूर भाग जाएगा। और हम 10 साल के विद्यार्थी हैं। कठिन हो जाएगा। इसलिए जरूरी है इन्हें हम संगीत के माध्यम से और समान योगाभ्यास, जो साधारण योगाभ्यास है जो हम कोई भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से धीरे धीरे योग को दूर करेंगे। और फिर इनको इनकी जब रुचि जग जाएगी, जब पूरा रास्ता खुद तय कर लेंगे। कोई भी दूसरा किसी को किसी मंजिल तक नहीं ले जा सकता है जब तक कि उसकी खुद की रुचि नहीं हो। हमारा सिर्फ यह प्रयास है आपके अंदर रुचि जगे, आप उन्मुख हो, आप ओरिएंट हो योग की तरफ। आप जो तमाम तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, उन कार्यों से थोड़ा समय निकाल कर
आप योग की ओर लौटे। आप जो घूमने में लगे हुए हैं, आप जो फालतू कार्यों में लगे हुए हैं, उन कार्यों को थोड़ा छोड़कर इस तरफ आप मुड़े। यही योग की प्रक्रिया है। अपने अंदर बुरी वृत्तियों को आने से रोकना है और अच्छी वृत्तियों को इसमें प्रवेश दिलाना है। जैन दर्शन में भी समर और विद्या की अवधारणा आई है। आप लोग इसे पढ़ेंगे बाद में। मैं भी दर्शन में भी मतलब ये है, साधारण शब्दों में समझिए। अगर आपको किसी तालाब के जल को शुद्ध बनाना है, इसके लिए आपको पहला काम ये करना पड़ेगा। अगर उसमें किसी नाली के माध्यम से गंदा जल आ रहा है, आपको पहले उसका प्रवेश रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उसका प्रवेश नहीं रोकेंगे, तो लाख आप उसको उड़ेलते रहेंगे, एक हटाए दूसरा आता चला जाएगा। तो पहला उसका रास्ता है, उस नाली को बंद कीजिए जहां से गंदा जल आ रहा है। और उससे ही नहीं होगा, पहले से बहुत जब गंदा हो चुका है, उस गंदगी को फिर निकालना। नहीं गंदगी प्रवेश नहीं करे, इसके लिए उसके रास्ते को रोकना है। और जो गंदगी हम प्रवेश कर रही है, उस गंदगी को बाहर करना है। बस योग करने की जरूरत ही नहीं है। योग तो हमारा स्वभाव है। इस समाधि की बात करेंगे, समाधि हमारा स्वभाव है, हमें सहज उपलब्ध है, हमें पहले से ही प्राप्त है। सिर्फ जो हम उसे भूल गए, हमने जो उसे गंदा कर दिया है, उसको अनुभव करना चाहिए, वो प्राप्त है। विचारों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि दूसरे को रोक करके प्रवचन देने लगना ये भी एक का लक्षण नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत ही चंद शब्दों में मैं आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने बड़े भाई, अपने अभिभावक, अपने मार्गदर्शक और अपने संरक्षक सर को करना चाहता हूँ। आप आए और हमारा हौसला अफजाई करें। और आप सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ मेरे बड़े भाई का आपको स्वागत करेंगे। और आज को स्वावलंबी बनाने में भी योग की बड़ी भूमिका होने वाली है। योग करिए अपने आप में, उसका लाभ हमको समझ में नहीं आ सकता। तो कितना भी योग के संबंध में बता दें, और हम अगर योग के संबंध में उसे चरितार्थ करके जीवन में नहीं उतारता, तो उसके लाभ आपका नहीं चल पाएगा। और इस तरह जो सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ, चाहे किसी तरह की बात हो, जन जागृति के संबंध में डॉक्टर सुभाष शेखर जी हमारे विश्वविद्यालय के कई जिम्मेदार पद पर रखते हुए महाविद्यालय में इनकी जो भावना
उसे हम आम आवाम तक पहुंचा, उसे जन जन तक पहुंचा नहीं। तो क्या जरूरत है कि आज आप लोगों ने देखा कि लगातार 7 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। किसी एक कार्यक्रम को करने के लिए, 1 घंटे के कार्यक्रम को करने के लिए आदमी को लंबी तैयारी करनी पड़ती है। अभी कल समापन समारोह हुआ है जिसमें योग की महती भूमिका रही है, योग को प्राथमिकता दिया गया है। हमारी भी सहभागिता उसमें थी, लेकिन सिर्फ 7 दिवसीय कार्यक्रम में योग में भाग ले लेने से हमें योग का लाभ नहीं मिलेगा। अगर योग का लाभ आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो स्वयं उसके दिनचर्या को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम प्रबुद्ध जनों को जिन्होंने आज ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ के योग के संबंध में विस्तृत रूप से अपनी बातें कही। हम तमाम छात्र छात्राओं को जो लंबे समय से आप योग पर अपनी बात सुन रहे हैं, आप योग के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, निश्चित रूप से आप धन्यवाद कर पाते हैं और आप इसे अपने जीवन में उतारें, तभी इसकी प्रासंगिकता होगी। और विशेष रूप से तमाम जुड़े हुए देश स्तर के विद्वान थे, उन्हें मैं विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलते रहता है। हम लोग हमेशा सुधांशु जी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सुधांशु जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें अहम भूमिका का निर्वहन कर इसे आम आवाम तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले कहना चाहूँगा कि सुधांशु जी निश्चित रूप से सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने प्राप्त किया उसको आम आवाम तक पहुँचाना, और वैसा हो भी रहा है। और चूंकि ये तभी सफल हो सकते हैं जब आप इनको सुनेंगे, आप इनको जानेंगे और अपने जीवन में चरितार्थ का लाभ लेंगे तो ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। मैं आज तमाम जुड़े हुए विद्वजन, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य योग गुरु राकेश बाबू, विष्णु कुमार जी और तमाम छात्र छात्राओं को इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। और शुरू से अभी तक हमारे कार्यक्रम में फोन उठाता हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ है पासवान राकेश कुमार जी को आप जा। आवाज वॉल्यूम को अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर लीजिए। सुधांशु जी अपना माइक अनम्यूट करिए। वॉल्यूम को अनम्यूट सुधांशु जी अपना माइक अनम्यूट किया जाए।
हेलो कहाँ हो? कहाँ है?